नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्लास्ट नेशनल और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। योगी आदित्यनाथ सरकार का सराहनीय कदम, कोविड काल में अनाथ हुई युवतियों की शादी कराएगी यूपी सरकार। सीएम बाल सेवा योजना में चयनित किशोरियों का विवाह करवाएगी। विवाह के लिए सरकार 1,01,000 रुपए देगी। इसके लिए जिले में युवतियों का डाटा किया जा रहा एकत्रित। ऐसी युवतियों का डाटा किया जा रहा एकत्रित जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं। इससे पहले सरकार ने इनके भरण पोषण, शिक्षा और चिकित्सा की भी जिम्मेदारी उठाई और अब एक कदम और आगे योगी सरकार बढ़ी है और अब इन ऐसी युवतियों की शादी की जिम्मेदारी भी योगी सरकार उठाने वाली है। इसके लिए बाकायदा सरकार 1,01,000 रुपए खर्च करेगी एक शादी पर। जिलेवार डाटा एकत्रित किया जा रहा है। ऐसी युवतियों का डाटा एकत्रित किया जा रहा है जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति वर्तमान समय में ठीक नहीं। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने इनके भरण पोषण, शिक्षा और चिकित्सा की भी जिम्मेदारी ली। तमिलनाडु में साल 2021-22 का संशोधित बजट पेश कर दिया गया है। तमिलनाडु के इतिहास में पहली बार पेश हुआ पेपरलेस बजट। वित्त मंत्री पीटीआर पलानीवेल ने पेश किया है बजट। तमिलनाडु में पेट्रोल प्रति लीटर 3 रुपए सस्ता। बजट में द्रमुक के चुनावी वादे पूरे करने का संकल्प और विधानसभा में शनिवार को अलग से पेश किया जाएगा कृषि बजट। इस बार का बजट बस इस मायने में ज्यादा खास कहा जा सकता है कि पेपरलेस बजट है और इसके जरिए 3 रुपए पेट्रोल पर कम कर दिए गए, यानी कि 3 रुपए सस्ता हो गया। 27 सफदरजंग रोड बंगले को लेकर खींचतान जारी। पहले इस बंगले में रहते थे रमेश पोखरियाल निशंक, अब इस बंगले में रहना चाहते ज्योतिरादित्य सिंधिया। रमेश पोखरियाल निशंक बंगला खाली करने को तैयार नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए यह बंगला बेहद खास है। बेहद खास क्यों है, हम आपको बताते हैं। दरअसल 1980 में माधवराव सिंधिया को यही बंगला आवंटित हुआ था। माधवराव सिंधिया ने इसी बंगले में आखिरी सांस ली थी। 2019 तक इसी बंगले में ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे थे। लोकसभा चुनाव हारने के बाद यह बंगला खाली कर दिया गया था। इसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक को यह बंगला दिया गया। मंत्री बनने के बाद फिर वही बंगला ज्योतिरादित्य सिंधिया चाहते हैं, क्योंकि वो उन यादों के साथ जीना चाहते हैं जहां उन्होंने जिंदगी का एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार किया। और अब बात करते हैं राहुल और ट्विटर विवाद प्रकरण की। दरअसल कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बयान, उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई ट्विटर से नहीं है, हमारी लड़ाई मोदी सरकार से है। परिवार की सहमति से राहुल ने फोटो लगाई। सुप्रीम कोर्ट आयोग ने, माफ कीजिएगा, एससी आयोग ने भी फोटो सार्वजनिक की थी। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का निशाना, कानून तोड़ने पर ट्विटर की कार्रवाई, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। रेप पीड़ित के माता पिता की फोटो राहुल गांधी को हटानी चाहिए, यह भी बीजेपी ने कहा है। फोटो हटाने पर अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, बीजेपी की तरफ से कहा गया है। ट्विटर की भारतीय कानून के तहत कार्रवाई की गई है, यह भी बीजेपी की तरफ से कहा गया है। यानी एक तरफ कांग्रेस जो कह रही है कि राहुल गांधी ने जो फोटो लगाई वो दरअसल परमिशन से लगाई गई, मंजूरी से लगाई गई, माता पिता से सहमति से लगाई। दूसरी तरफ बीजेपी है जो कह रही है कि इसलिए कार्रवाई आप पर की गई क्योंकि आपने फोटो लगाई, आप फोटो हटाइए, कार्रवाई वापस हो जाएगी। पाकिस्तान की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती है आयशा। आयशा मलिक पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश बनने को तैयार हैं। निवर्तमान चीफ जस्टिस मुशीर आलम ने सिफारिश की है। 17 अगस्त को रिटायर होने वाले हैं मुशीर आलम। फिलहाल लाहौर हाईकोर्ट की जज हैं आयशा मलिक और वरिष्ठता क्रम में चौथे नंबर पर आयशा मलिक। न्यायिक समिति कर रही आयशा मलिक के नाम पर विचार और हो सकता है कि पाकिस्तान की पहली महिला चीफ जस्टिस बन जाएं आयशा। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का मसौदा तैयार, मुल्ला बरादर होंगे अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति। अब्दुल्लाह अखूनजादा अफगानिस्तान के नए प्रधानमंत्री होंगे। सिराजुद्दीन हक्कानी होंगी अफगानिस्तान के नए वित्त मंत्री।
तालिबान ने कैबिनेट के नाम की फाइल की है। काबुल पर कब्जे के अगले दिन होगा कैबिनेट का ऐलान। तालिबान का 2/3 अफगानिस्तान पर कब्जा है और तालिबान ने अफगानिस्तान के कंधार पर भी कब्जा किया है। लोगार पुल आलम पर भी तालिबान का कब्जा है। 15 प्रांतीय राजधानी पर तालिबान का कब्जा है। काबुल से केवल 90 किलोमीटर दूर तालिबान रह गया। लेकिन सवाल यह है कि तालिबान आखिर कौन है जिसने 30 साल से अफगानिस्तान में जंग छेड़ के रखी है। तालिबान का उदय साल 1990 के दशक में उत्तरी पाकिस्तान के अंदर हुआ। तालिबान ने अफगानिस्तान के कंधार शहर को अपना केंद्र बनाया। अफगानिस्तान की जमीन कभी सोवियत संघ के हाथ में थी, लेकिन 1989 में मुजाहिदीन ने उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। मुजाहिदीनी कमांडर बना पश्तून आदिवासी समुदाय का सदस्य मुल्ला मोहम्मद उमर। मुल्ला मोहम्मद उमर ने आगे चलकर तालिबान की स्थापना कर दी। तालिबान शब्द का पश्तून में मतलब होता है छात्र, और संगठन के सदस्यों को मुल्ला मोहम्मद उमर का छात्र माना गया। शुरू में अफगान जनता ने तालिबान का स्वागत और समर्थन भी किया, फिर धीरे धीरे कड़े इस्लामिक नियम लागू किए जाने लगे। तालिबान आज पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरा है और अमेरिका के पीछे हटने को तालिबान अपनी बड़ी जीत समझ रहा है और बड़ी जीत के तौर पर पेश कर रहा है। गुजरात इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसका हिस्सा बने। नितिन गडकरी और गुजरात सीएम ने इसमें हिस्सा लिया। गांधीनगर में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीसी के जरिए संबोधित किया और कहा कि कचरे से कंचन अभियान शुरू हो रहा है। स्क्रैप पॉलिसी से कम होगा प्रदूषण। ऑटो सेक्टर को नई पहचान मिलेगी। 10,000 करोड़ के निवेश की उम्मीद है। देश के लिए अगले 25 साल बेहद महत्वपूर्ण हैं। 25 साल में बड़े बदलाव आएंगे। अनफिट गाड़ियों को सड़क से हटाने में पॉलिसी लाभदायक होगी। पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर एक सर्टिफिकेट मिलेगा। विकास को पर्यावरण के अनुरूप बनाएं। प्रदूषण के स्तर में भी कमी आएगी और जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा उससे नई कार पर आपको राहत मिलेगी, कंसेशन। दिल्ली में 15 अगस्त के मद्देनजर तलाशी अभियान और इस दौरान भारी वाहनों की एंट्री पर दिल्ली में रोक लगा दी गई है। पुलिस अधिकारियों ने उच्च स्तरीय बैठक की। 15 अगस्त को लेकर दिल्ली से लेकर कश्मीर तक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों, पुलिस को अलर्ट रहने को कहा गया है। जानकार सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक लश्कर और जैश के आतंकी हमला कर सकते हैं। घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं आतंकी, और घुसपैठ की फिराक में लश्कर के 6 और जैश के 5 आतंकी बताए गए। पीओके के रास्ते ये घुसपैठ की फिराक में, हालांकि भारतीय सेना पूरे तरीके से मजबूत और सुरक्षा घेरा जिसको सरहद हम कहते हैं, वो पूरे तरीके से सिक्योर। महाकाल मंदिर में कैलाश विजयवर्गीय के कारण हंगामा। शुक्रवार सुबह दर्शन करने पहुंचे बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय, उनके साथ पुत्र आकाश और विधायक रमेश मेंदोला। तीनों के पहुंचते ही मंदिर के सभी गेट और सीसीटीवी बंद कर दिए गए। सुबह 4 बजे भस्म आरती करने पहुंचे पुजारी को भी रोका गया। विजयवर्गीय के कारण आधा घंटा देर से शुरू हुई भस्म आरती। कोरोना के कारण 1 साल से गर्भगृह में श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद है। इसके बावजूद विजयवर्गीय के गर्भगृह में पहुंचने पर हंगामा खड़ा हो गया है। मंदिर के पुजारी नाराज हो गए हैं। मुख्यमंत्री से शिकायत करने की बात की जा रही है। आंध्र प्रदेश सरकार के सामने 6 माओवादियों का समर्पण। इनमें आंध्र प्रदेश ओडिशा स्पेशल जोन कमेटी की 2 युवतियां शामिल हैं। 17 हत्याओं सहित 127 मामलों में शामिल थे ये सभी 6 माओवादी। डीजीपी गौतम स्वांग ने सभी को मीडिया के सामने पेश किया। इनमें 2 विशाखापट्टनम के और 4 छत्तीसगढ़ के नक्सली। इन पर पुलिस ने घोषित किया था कुल 16 लाख रुपए का इनाम, लेकिन अब इन्होंने समर्पण कर दिया।
स्वतंत्रता दिवस के मौके पर द वीक का विशेषांक। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का लेख, ड्रीम्स फॉर इंडिया एट 100। भारत ने पूरे किए हैं विकास की कई पायदान, लेकिन विश्व शक्ति बनने का सपना हकीकत से काफी दूर है। देश का विकास होने पर स्वतंत्रता का जश्न मनाना ठीक होगा, लेकिन नाकामियों से सबक लेना भी बेहद जरूरी है। देश के सभी नागरिकों को शिक्षित और संपन्न बनाने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल माकपा और केरल माकपा में नहीं कोई तालमेल। कई मुद्दों पर दोनों में भारी मतभेद है। अब बंगाल को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ है। माकपा की केंद्रीय समिति की बैठक में दिखा तीखा विवाद। केरल के सदस्यों ने की बंगाल के कॉमरेडों की जमकर आलोचना, और इस समय सिर्फ केरल में माकपा की सत्ता, वहां के कॉमरेड हावी हैं और फिलहाल बंगाल के माकपा नेता कुछ भी कहने की स्थिति में नजर नहीं आ रहे।